चलिए गुड इवनिंग सभी को। करें शुरू कल से। वो डेस्क ना दूसरे वाला वो पीछे से उठा। कहाँ तक कर लिया था कल? ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कहाँ अपनी चल रही थी? हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। इसमें जो हुआ था वो हो गया था इज, एम, आर, ये तीन हो गए थे। ठीक है, इनके बारे में सीख लिया था। उसके बाद कुछ सीखा था वॉज एंड वर के बारे में। कोई डाउट है इनसे लेकर? किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं है? ठीक है। कुछ होती हैं हैव फॉर्म्स, हैव फॉर्म, ओके। तीन होती है, एक होती है हैज़, एक हैव, एक होती है हैड, ओके। अब देखिए हैज़ और हैव का जो यूज़ होता है वो होता है कहाँ पे? प्रेजेंट में। और हेड का यूज़ होता है पास्ट में। शाबाश। हेड का यूज़ कहाँ करेंगे? पास्ट में करेंगे, ओके। तीनों के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब कौन सी आती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब ये पार्ट एक क्रूशियल पार्ट है कि आपको मेन वर्ब की कुछ फॉर्म्स याद होनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। किसके लिए? हैज़, हैव और हैड को करने के लिए। जब भी हैज़ और हैव लिखा हुआ कहीं पर मिले तो ये मान के चलेंगे कि टेंस किसका है? प्रेजेंट का है। हैड लिखा हुआ कहीं पर भी मिले तो बोलेंगे पास्ट है। ठीक है, ये तो बेसिक नॉर्मल सा है। कुछ बड़ा एरिया भी है, कई सारे यूज़ है इसके, वो करेंगे। शुरुआत कर दीजिए, लिखिए हैव फॉर्म, FORMS, फॉर्म्स। हैव फॉर्म्स तीन होती हैं भाई, हैज़, हैव और हैड। हैज़ और हैव का प्रयोग यूज़ प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और हैड का यूज़ पास्ट टेंस में किया जाता है। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तीनों के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, अब चलते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में ये कितने तरीके से आ सकती है। थोड़ा बड़ा रूप करते हैं। एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये तो याद होना ही चाहिए जितना अभी करवाया है। एग्ज़ाम के लायक क्या है वो बातें करते हैं। हैज़, हैव, पहले इन दोनों पे बातें कर लेते हैं, खूब सारी जितनी भी हैं। इन दोनों के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो बनेगा प्रेजेंट कौन सा? परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। हैज़ और हैव के साथ बीन लगा दिया जाए और फिर लगाई वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बन जाएगा पैसिव वॉइस। हैज़ और हैव के साथ बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दें? ING लगा दें तो क्या बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सुना तो है ना? ठीक है। इनके बाद आ सकते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बनेगा प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस। इनके बाद आ सकता है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बनेगा पैसिव वॉइस। इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। क्या रखनी है? इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। जब भी किसी सेंटेंस में हैज़, हैव का यूज़ हो तो उनके कई तरीके हैं। हैज़ और हैव के अंग्रेज़ी में प्रयोग होने के बहुत सारे तरीके हैं। जब इनके बाद थर्ड फॉर्म लगे तो टेंस कौन सा बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट। इनके साथ बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी जाए तो कौन सा बनेगा? पैसिव वॉइस। वेरी गुड।
इनके साथ बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो बनेगा एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो बीच में क्या लगा दीजिए, बी लगा दीजिए, तो बन जाएगा पैसिव वॉइस। ओके, देखो चीज़ें थोड़ी सी ढंग से सीखनी पड़ेंगी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। एग्ज़ाम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, वो तो सभी जानते हैं। हैज़ आ जाए या हैव आ जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी और प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। एवरीवन नोज, ये सभी जानते हैं। जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस की तैयारी कर रहा है ना, एक एक बंदे को पता है कि ये तो होता ही है। थोड़ा सा अलग भी सीखिए। ये भी लोगों को पता होता अक्सर कि हैज़ और थर्ड फॉर्म के बीच में बीन लगा दें तो क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस बन जाता है। ये भी पता है लोगों को, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सीखने के लिए एक तो ये है कि हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ना कर, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। ये टू बी वाले मैंने कल भी बोले थे, आज भी बोले हैं। एग्ज़ाम में इन्हीं से पैसिव वॉइस बन के आए हैं। अभी राजस्थान के 2 एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर, ठीक है। तो इस पूरी सी बात को फटाफट उतार लीजिए। यूज ऑफ हैज़ हैव, एक नंबर यूज है कि इसके बाद थर्ड फॉर्म आ सकती है, प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। हैज़ हैव के साथ बीन लगा दें, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दें तो पैसिव वॉइस बन जाता है। हैज़ हैव के साथ बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा और कॉन्टिन्यूअस। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो एक्टिव वॉइस, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस। ओके भाई, अब करते हैं इन पे प्रैक्टिस। मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा और आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, बताएंगे मुझे कि किस तरीके से यूज हुए हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। I have an expensive car। दूसरा है I have to go to school daily। दूसरा सेंटेंस ये है तीसरा सेंटेंस है My books have been stolen by someone। 3 हो गई। फोर्थ नंबर सेंटेंस है I have been living in this city since 1991। फिफ्थ नंबर है This work has to be done by हरी। 5 वाक्य आपके सामने लिखे हैं, सारे के सारे इजी हैं, कुछ भी नहीं। 1 नंबर का बोलिए कौन सा सेंटेंस है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपसे पूछे गए हैं
टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हाँ जी, आई हैव एन एक्सपेंसिव कार, मेरे पास है एक महंगी कार। एक्सपेंसिव मीन्स महंगा। बोलो, कुछ भी नहीं है, आसान है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, एन एक्सपेंसिव कार एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो पहला बना हुआ है प्रेजेंट सिंपल। कौन सा बना हुआ है? प्रेजेंट सिंपल। क्यों है वो आपको बता दिया जाएगा 1 मिनट बाद। ओके, फटाफट कर लेते हैं। 2 नंबर, ये आपको अभी भी मैंने बताया है। आई हैव टू गो टू स्कूल डेली, मुझे जाना पड़ता है स्कूल डेली। हैज़ हैव के बाद टू लगाकर वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म लगा दें तो बनता है प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस। क्या बनता है? एक्टिव वॉइस। वेरी गुड। 3 नंबर है माई बुक हैव बीन स्टॉलन। वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज़ हैव के बीच में अगर क्या आ जाए? बीन आ जाए तो क्या बनता है? पैसिव वॉइस बनता है। वेरी गुड। 4 नंबर, आई हैव बीन करो, सॉरी, आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 1991। मैं इस शहर में 1991 से रह रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। शाबाश। 5th, दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय हरी। हैज़ हैव के साथ टू लगाकर प्लस बी लगाकर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगा दी जाए तो क्या बनता है? पैसिव वॉइस बनता है। ओके, और इसी तरीके से सेंटेंस आपके पूछे जाएंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई स्टेटिव एग्जाम दे रहे हो आप। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस आपको सिर्फ बताना होता है। 4 ऑप्शन मिलेंगे कि इनमें से ये सेंटेंस कौन से टाइप का है। ठीक है, इनमें से ये सेंटेंस, तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हैज़ हैव के साथ क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ सकती हैं, आ सकती हैं। बीन लग के थर्ड फॉर्म आ सकती हैं, आ सकती हैं। बीन लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ सकता है, आ सकता है। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती हैं, 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। ओके, करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये शायद बताया नहीं आपको, बाकी बताए हुए हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हर चीज़ का 2 जगह 2 तरीके से यूज़ होता है। ये हैज़ और हैव का जो यूज़ है वो 2 तरीके से होता है अंग्रेजी में। कुछ वाक्यों में इसका यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब की तरह, कुछ वाक्यों में इसका यूज़ होगा मेन वर्ब की तरह। ओके, हेल्पिंग वर्ब कब बोलेंगे इनको? जब इनके बाद क्या आई हुई होगी? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तब तो इनको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। जब मेन वर्ब कब बोलेंगे? जब इनके बाद हो या तो नाउन या हो प्रोनाउन। तब हैज़ हैव को क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। डिफरेंस पता चला कि ये 2 तरीके के काम करेंगी। कुछ वाक्यों में तो ये क्या बनेगी? हेल्पिंग वर्ब बनेगी, कुछ वाक्यों में क्या बनेगी? मेन वर्ब बनेगी। अब वहाँ पे बताने वाला कोई नहीं होगा, आपका ही दिमाग होगा जो आपको बताएगा कि ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बन के आई हुई है या मेन वर्ब बन के आई हुई है। इस सेंटेंस को देखते हैं तो आई तो चलो सब्जेक्ट है, इसके बाद एक वर्ब है जो लिखी हुई है हैव। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है ना। मैंने कल बोला था ए एंड द आए तो उसके बाद एक नाउन अवश्य होता है। क्या होता है? नाउन। कार एक वस्तु है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानीय जानवर के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। तो इसका मतलब है नाउन आया हुआ है। तो यहाँ पे जो हैव है वो क्या काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। ठीक है, हैव जब मेन वर्ब होगी तो ये कौन सी फॉर्म होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ठीक है, हेड बनेगी इसकी सेकेंड फॉर्म, हेड ही इसकी वह क्या बनती है? थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या होती है? हैविंग होती है। ठीक है, ये फोर्थ फॉर्म हो गई। और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है? हैज़। ठीक है, हैज़ और हैव दोनों वर्ब की होती तो कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म होती है। हैज़ क्या होती है?
सिंगुलर होती है, हैव क्या होती है, प्लूरल होती है। फ़र्क इतना ही है कि जब ये मेन वर्ब बनेगी, हेल्पिंग वर्ब बनेगी, तो इनके बीच में अंतर होगा। अब देखिए आप, ये कहाँ पर लगता है ये फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, कहाँ आता है, प्रेजेंट सिंपल में नहीं आता। ये प्रेजेंट सिंपल ही तो बना हुआ है, इसमें सब्जेक्ट आया है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आई है, एस और ई एस इसमें लगता नहीं है, सीधा क्या आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया है। तो ये क्या बना, प्रेजेंट सिंपल बना। ओके, इस चीज़ को उतारिए कि हैज़ और हैव का अंग्रेजी में दो तरीके से यूज़ किया जाता है, मेन वर्ब की तरह भी होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी होता है। दोनों के बीच में अंतर देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कब बनेगा और मेन वर्ब कब बनेगा। जब हैज़ और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो ये बनते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हैज़ और हैव के बाद नाउन या प्रोनाउन आए तो बनते हैं मेन वर्ब। ओके, ठीक है भाई, ये तो हो गया हैज़ हैव। अब हेल्पिंग वर्ब का लास्ट पार्ट कर रही है, फोर्थ नंबर पार्ट होता है। अंग्रेजी में कुछ डू फॉर्म्स होती हैं, इंग्लिश में कुछ डू फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, डू, डज और डिड। शाबाश, एक डू होता है, एक डज होता है, एक डिड होता है। सारी बाद की बातें हैं, पहले इन दोनों में अंतर क्या है वो बता दिया, डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डू एंड डज, इन दोनों में अंतर क्या है, सिंगुलर और प्लूरल का अंतर है। इसमें डू कौन सी है, डू अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होती है। जब भी किसी वर्ब के साथ एस या ई एस लगा दिया जाता है तो वह क्या बनती है, क्या बनती है, सिंगुलर बनती है। इस डू के साथ क्या लगा दिया गया है, ई एस लगा दिया गया है, तो ये क्या बन गई, सिंगुलर बन गई। ओके, कि डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आती हैं, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आती है। बात क्लियर हुई, इस पे मत गौर करो, इसको छोड़ दो, इतना ही याद रखो कि डू प्लूरल होती है और डज सिंगुलर होती है। ओके, ठीक है। डू और डज का यूज़ कहाँ किया जाता है, डू और डज का यूज़ प्रेजेंट में किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल में किया जाता है। क्यों किया जाता है, वाक्य को, सेंटेंस को क्या बनाना हो, या तो बनाना हो नेगेटिव या बनाना हो इंटेरोगेटिव, या तो नकारात्मक बनाना हो या प्रश्नवाचक बनाना हो, तब किसका यूज़ किया जाता है, डू और डज का यूज़ होता है। क्लियर है, ठीक है। और डिड का यूज़ कहाँ होता है, पास्ट, कौन से टेंस में, सिंपल में। क्यों होता है, सेम, पास्ट सिंपल को नेगेटिव बनाना हो या इंटेरोगेटिव बनाना हो। ये तो है बेसिक भाई, ये तो आना ही आना चाहिए, इसका एग्ज़ाम से कोई ज़्यादा बड़ा लेना देना नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ये अक्सर स्कूल की क्लासों में भी सिखाई जाती है और कॉम्पिटिटिव क्लासेस में भी सिखाई जाती है। स्कूल की क्लासेस यानी कि 5वीं 6ठी क्लास में भी आती हैं, 10वीं में भी आती हैं, कॉम्पिटिटिव में भी आती हैं। तो ये बेसिक तो आना ही चाहिए। आगे चल के देखते हैं इसके कि यूज़ और क्या होती है। यहाँ तक उतार लीजिए फटाफट। डू फॉर्म, फोर्थ नंबर है डू फॉर्म। 3 होती हैं, डू, डज और डिड। डू और डज में डिफरेंस ये है कि डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आती हैं, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए आती हैं।
ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन डू और डज के। ओके, डू और डज का यूज प्रेजेंट सिंपल में होता है वाक्य को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। डू और डज का यूज प्रेजेंट सिंपल में होता है सेंटेंस को इंटेरोगेटिव या नेगेटिव बनाने के लिए, और डिड का यूज किया जाता है पास्ट सिंपल में वाक्य को नकारात्मक नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। ओके, चलिए थोड़ा और सीखते हैं इनके बारे में, ये थोड़ा सा कम है, आगे चलते हैं। मैं 2 सेंटेंस लिख के पहले तो उन पे काम करते हैं, फिर थोड़ा और सीखते हैं। 2 वाक्य आपके लिए। आई डू नॉट लाइक टू प्ले कार्ड्स, एक ही हो गया। दूसरा, आई कैन प्ले कार्ड्स, आई कैन डू दिस वर्क वेरी वेल। ओके, 2 सेंटेंस है, पढ़ लो फटाफट। फर्स्ट है आई डो नॉट लाइक टू प्ले कार्ड्स, मुझे कार्ड्स खेलने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सेकेंड, आई कैन डू दिस वर्क वेरी वेल, मैं इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। दोनों जगह पर क्या यूज़ हुआ, एक यहाँ पे डू यूज़ हुआ और एक यहाँ पे फिर डू यूज़ किया है। ओके, इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। बता सकते हो क्या अंतर है? दोनों में अंतर क्या है ये बता सकते हैं। ये देखो, ये तो वाक्य नेगेटिव बना हुआ है, ये पॉजिटिव है, इसका लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ पूछा है इस डू और इस डू में क्या अंतर है। इस डू और इस डू में अंतर ये है कि एक जगह तो डू अपने आप में क्या बनी हुई है, हेल्पिंग वर्ब बनी हुई है, और दूसरे सेंटेंस में जो डू लिखा हुआ है वो क्या बना हुआ है, मेन वर्ब बना हुआ है। ये एक बेसिक अंतर है, ठीक है। जब डू, डज और डिड, डू, डज और डिड के साथ कभी भी क्या लगे, नॉट लगे, तो ये अपने आप में क्या काम करेंगी, हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, क्योंकि नॉट के बाद हमेशा मेन वर्ब आती है, और नॉट हमेशा किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। नॉट हमेशा किसके साथ है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, ठीक है। कैन अपने आप में क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन आते हैं, मेन वर्ब आते हैं। तो यहाँ पर जो डू लिखा हुआ वो अपने आप में क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। सेम ऐसा ही डज के साथ होता है और ऐसा ही डिड के साथ होता है कि डू, डज और डिड हेल्पिंग वर्ब भी बनते हैं और मेन वर्ब भी बनते हैं। क्या बात समझ में आ गई? दोनों सेंटेंस उतारिए और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो राइट डाउन कीजिए। पहला वाक्य है आई डू नॉट लाइक टू प्ले कार्ड्स। दूसरा सेंटेंस है आई कैन डू दिस वर्क वेरी वेल। ठीक है भाई, तो दोनों वाक्यों में डू का यूज हुआ है, फर्स्ट में भी यूज हुआ और सेकंड में भी यूज हुआ है। दोनों डू अपनी अपनी जगह पर अलग हैं, दोनों की प्लेसमेंट जो हुई है वो अलग अलग हुई है। फर्स्ट सेंटेंस में डू है, उसके बाद नॉट आया, मीन्स कि ये जो डू है ये हेल्पिंग वर्ब बना हुआ है। दूसरे सेंटेंस में कैन के बाद आया डू, तो कैन अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है और डू अपने आप में मेन वर्ब है। तो कहने का बात ये है कि डू, डज और डिड कुछ वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे और कुछ वाक्यों में मेन वर्ब का काम करेंगे। बात क्लियर हुई? ठीक है, वाक्य लिखता हूँ, गलत सही की पहचान करना।
दे डू नॉट प्लेज हॉकी। एक तो ये है। They can does this work very soon। बताइए दोनों वाक्यों में गलती क्या है? फर्स्ट में क्या गलती है और सेकंड में क्या गलती है? आपकी नज़र में आपकी कहानी क्या कहती है? दे डू नॉट प्ले हॉकी। ओके, तो पहले सेंटेंस में गलती है प्लेस की, शाबाश। डू और डज के बाद क्या लगा हुआ हो? नॉट लगा हुआ हो, तो आगे आने वाली वर्ब हमेशा कैसी रहेगी? फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। इस वर्ब में एस और ई एस का यूज़ नहीं किया जाएगा। एक तो ये ध्यान रखेंगे। एक तो ये गलती पूछी जाती है 1 नंबर। ओके, दूसरे वाक्य में गलती क्या है? डज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो मोडाल होते हैं, जिसको मॉडल्स बोलते हैं, मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म आती हैं और इसके साथ कभी भी एस और ई एस नहीं लगता है। ठीक है, क्या होना चाहिए था? डू होना चाहिए था, डज नहीं होना चाहिए। ओके, तो फटाफट लिख लीजिए। इसके स्थान पे क्या आना चाहिए? डू। और प्लेस के स्थान पे ओनली क्या होना चाहिए था? प्ले होना चाहिए था। ओके भाई, 2 सेंटेंस थे आपके सामने। एरर थी, छोटे छोटे सेंटेंस थे, इजी इजी। फर्स्ट है दे डू नॉट प्लेज हॉकी। तो प्लेज गलत है क्योंकि डू नॉट और डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस और एस का यूज नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा जो सेंटेंस है दे कैन डज दिस वर्क वेरी सून, और डज तो था वो रॉन्ग है क्योंकि कैन एक मोडाल है और मोडाल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें एस और एस यूज नहीं होते हैं। ओके, चलिए जी, इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब का जो सेशन है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। इस पर अब बारी है आपकी, प्रैक्टिस कीजिए। आज जो शुरू करने जा रहे हैं वर्ब का एक पार्ट है जिसको बोला जाता है मेन वर्ब। ठीक है, हिंदी में बोल देंगे मुख्य क्रिया। ओके, मुख्य क्रिया को कुछ और भी बोल दिया जाता है, कुछ एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है आपको। कौन सी वर्ब? प्रिंसिपल वर्ब। ये भी क्या होती है? मुख्य क्रिया का ये दूसरा नाम है। प्रिंसिपल वर्ब भी क्या है? मुख्य क्रिया को ही बोला जाता है। मुख्य, प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है? मुख्य या प्रधान होता है, तो इसी को बोलते हैं। ओके, छोटा सा पार्ट है ये, फटाफट कर लेते हैं। कुछ चीज़ें तो आपको सीखनी है इसमें। 2 टाइप की होती हैं मेन वर्ब, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ओके, आपको बताना है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं ये अपने आप में सिंगुलर होती हैं या प्लूरल होती हैं। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं ये अपने आप में सिंगुलर होती है या प्लूरल होती है। ये फॉर्मूला देखा है ना, अभी अभी लिखा था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या मैटर है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और ई एस, ये क्या है? वेरी गुड।
अक्सर आपने देखा होगा कि जिस भी शब्द के साथ एस और ईएस लगा होता है वो अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। देखा है, अभी दिखाते हैं। एक बुक और एक बुक्स, ये अपने आप में एक है इसलिए एक वचन हुई, सिंगुलर हुई। ये एक से ज़्यादा है इसलिए प्लूरल हुई, बहुवचन हुई। ठीक है, अंग्रेजी के अंदर सिंगुलर से प्लूरल दो ही टाइप के शब्द बनते हैं। कितने टाइप के? दो ही टाइप के बनते हैं। या तो वो होगा नाउन या होगी मेन वर्ब, या होगा नाउन या होगी मेन वर्ब। नाउन के जब अंदर एस और ईएस जोड़ा जाता है तो वह अपने आप में क्या बनते हैं, प्लूरल बनते हैं। मेन वर्ब में जब एस और ईएस जोड़ा जाता है तो अपने आप में क्या बनेंगे, सिंगुलर बनेंगे, एक वचन बनेंगे। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत हैं ये। जब नाउन में एस और ईएस लगता है तो क्या बनते हैं, प्लूरल। मेन वर्ब में एस और ईएस लगते हैं तो क्या बनते हैं, सिंगुलर बनते हैं। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, ये अपने आप में प्लूरल होती है। क्या होती है, प्लूरल होती है। इसको सिंगुलर बनाया जाता है किससे, एस और ईएस को लगाकर। ओके, ठीक है, ये आपको लिखवा देंगे, चिंता मत करो। जैसे लिखा हुआ है रन, एक वचन है या बहुवचन है, ये प्लूरल है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये अपने आप में क्या है, प्लूरल है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रन्स लिखना पड़ेगा। ओके, लिखा हुआ है कुक, ये बहुवचन है, प्लूरल है। सिंगुलर बनाने के लिए कुक्स करना पड़ेगा। लिखा हुआ प्ले, सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लेज करना पड़ेगा। ओके, लिखिए टॉपिक का नाम मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया दो टाइप की होती हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ फटाफट वैसे लिख लीजिए। मुख्य क्रियाएं दो टाइप की होती हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। मुख्य क्रियाएं दो टाइप की होती हैं, एक सिंगुलर होती है और एक प्लूरल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नोट लगा के लिख लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए, इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस का यूज किया जाता है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस का यूज किया जाता है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस का यूज किया जाता है। अब लिख लीजिए, एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल, और फिर ये तीन एग्जांपल देखिए। ओके, एक बार हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, क्योंकि थोड़ी सी अजीब चीज़ है, एस और एस लगने के बाद में सिंगुलर बनती हैं। ठीक है, पर धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, इनको जितना यूज़ करोगे उतना। कुछ वाक्य लिखता हूँ। टीचर्स टीच, teaching, teaches।
चिल्ड्रन प्ले, प्लेइंग या प्लेज। थर्ड नंबर है अ herd of cows walking walks। बताइए जनाब, इजी इजी वाक्य हैं, अभी कर देंगे। पहला टीचर्स, ये वाला कौन सा? एक नंबर वाला, वेरी गुड। आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बहुवचन है, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब आएगी। बहुवचन है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। एक टीचर होता है, एक टीचर्स होता है, ऐसा लगता है, ठीक है। ये प्लूरल है, इसके लिए प्लूरल वर्ब लगानी होगी तो कौन सी लगाएंगे? टीच लगाएंगे, क्योंकि ईएस लगने से सिंगुलर बन जाएगी, ईएस लगने से सिंगुलर बन जाएगी। टीचिंग क्यों नहीं आएगा उस पर बात करेंगे इसके बाद, ओके। दूसरे में बोलिए, चिल्ड्रन प्ले, प्लेज या प्लेइंग, क्या आना चाहिए? दो वर्ड होते हैं अपने पास, एक होता है चाइल्ड, ये एक वचन है, बहुवचन क्या हो गया? चिल्ड्रन हो गया। ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में बहुवचन होती हैं, सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस लगाया जाता है तो प्ले आएगा। लास्ट में हर्ड ऑफ काउज, क्या आएगा? ये आएगा वॉक्स। वॉक्स कैसे आएगा? जब दो नाउन किससे जुड़े हुए हों? ऑफ से जुड़े हुए हों तो वर्ब हमेशा एक नंबर के अनुसार आती है। ग्रुप कितने हैं काउज के? एक है। ए का मतलब होता है एक, एन का मतलब भी क्या होता है? एक ही होता है, एन का मतलब भी एक होता है, ठीक है। ये सिंगुलर था इसलिए क्या आ गया? सिंगुलर वर्ब कौन सी? वॉक्स। उतारिए फटाफट, तीनों एग्जाम्पल उतार लीजिए। थोड़ी सी बात करनी है कि टीचिंग, प्लेइंग और वॉकिंग गलत क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स, टीच, टीचिंग, टीचर्स, तो टीच आपका एग्जैक्ट आंसर बनेगा। 2 नंबर क्वेश्चन है चिल्ड्रन डैश प्ले, प्लेइंग, प्लेज, तो एग्जैक्ट आंसर बनेगा प्ले। 3rd नंबर क्वेश्चन है हर्ड ऑफ काउज। हर्ड होता है ग्रुप, एनिमल्स की ग्रुप जो होती हैं वो हर्ड कहलाते हैं, हर्ड ग्रुप्स। A herd of cows walk, walking, walks, आपका आंसर बनेगा walks। ओके, ठीक है। थोड़ी सी बातें करनी है अभी और भी पकाया है। चलिए बातें करते हैं थोड़ी सी और, कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट कौन कौन सी वर्ब आ सकती है। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट कौन सी वर्ब आ सकती है। तो देखिए डायरेक्ट कौन सी आ सकती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म एक्सेप्टेबल है, आ सकती है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी आ सकता है, ये भी एक्सेप्टेबल है। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सीधी सेकंड फॉर्म आए तो भी आ सकती है, ठीक है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी डायरेक्ट कभी नहीं आ सकती है। आईएनजी लाने के लिए आपके सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। और थर्ड फॉर्म लाने के लिए भी क्या लगाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। बट इनको लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। तो कर्ता के बाद, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आ सकता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
उसमें एस और ई एस भी आ सकता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ सकती हैं, आईएनजी कभी नहीं आ सकता, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद तुरंत कौन होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होगा, तभी ये दोनों आएंगे, वरना नहीं आएंगे। नोट लगा के लिखेंगे ये सारी चीज़ें। क्या? हाँ, ये समझा देते हैं आपको। जैसे राम करता है, ठीक है, राम प्लेज फुटबॉल सही होगा, ठीक है। अब लिखा जाए राम प्लेइंग फुटबॉल, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत कैसे हो जाएगा? बीच में आपको किसको लेके आना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को लेके आना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये सही माना जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। ओके, उतार लिया ये, ठीक है। लास्ट बात करते हैं और उसके बाद वर्ब के चैप्टर को ख़त्म करते हैं। यहीं पर नया चैप्टर शुरू करेंगे। थोड़ी सी बात किस पर, सब्जेक्ट्स, यानी कि कर्ता, वाक्य के कर्ता। सब्जेक्ट अपने आप में दो तरीके के होते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। बहुत ही सिंपल है, किसी भी वाक्य में ही शी, इट या किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आए तो वह हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। प्लूरल कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मतलब जैसे कि लिखा हुआ है टीचर्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज़, ये अपने आप में क्या होते हैं, प्लूरल नाउन ही तो होते हैं, ठीक है। कौन? बोथ होता है, पर वर्ब हमेशा कैसा लेगा, वर्ब हमेशा यू के बाद प्लूरल ही आता है। ओके, उतार लीजिए फटाफट। सब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। ही, शी, इट या किसी का नाम आए तो एक वचन में आते हैं, क्योंकि इनके बाद एक वचन वर्ब यूज होगी। दे प्लूरल, आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो तो वो अपने आप में बहुवचन होते हैं और उनके बाद प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ओके भाई, तो मैंने अपनी ओर से वर्ब का चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया गया आपको। आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी, आपको प्रैक्टिस शीट दे दी जाएंगी। नया टॉपिक शुरू करते हैं, कौन सा करें, आपकी चॉइस। कर लेते हैं अपनी चर्चा इस पे। नाउन पे, ठीक है। देखिए, नाउन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर सेंटेंस में क्या होता है, नाउन होता है, क्योंकि वाक्य किसके बिना नहीं बनता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बिना। तो ये सब्जेक्ट भी एक नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी एक नाउन ही होता है, ठीक है। तो जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि नाउन क्या होते हैं। देखिए, नाउन के कुछ पार्ट्स होते हैं, आपको वो सारे पार्ट्स करने पड़ेंगे। पहली बात तो आपको नाउन से क्या आने चाहिए, क्या टाइप्स आने चाहिए कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। दूसरा आपको आना चाहिए जेंडर, ठीक है।
ये भी एक नाउन का ही पार्ट है। तीसरा आना चाहिए आपको नंबर्स, एक वचन बहुवचन वाले, ठीक है। चौथा आपको आना चाहिए नाउन में अपोस्ट्रोफीज, ये वाला पार्ट। और पांचवा कौन सा आना चाहिए आपको, कंपाउंड नाउन, मिश्रित संज्ञा जो होती हैं वो, ठीक है। तो बारी बारी से करनी है क्लास में। पहले करेंगे नाउन के टाइप्स को, फिर करेंगे जेंडर को, फिर करेंगे नंबर्स को, एपोस्ट्रोफीज को करेंगे और कंपाउंड नाउन को करेंगे। तो टॉपिक डाल लीजिए नाउन, और कौन सी बातों पर फोकस करेंगे, किन किन बातों को क्लास में डिस्कशन करेंगे वो सारे लिख लीजिए। कि 1 नंबर पे टाइप्स करेंगे, 2 नंबर पर नाउन के जेंडर करेंगे, 3 नंबर पर नाउन के नंबर्स करेंगे, 4 नंबर पर अपोस्ट्रोफीज करेंगे और 5 नंबर पर कंपाउंड नाउन को डिस्कस करेंगे। ओके। आज जो डिस्कस करेंगे, शुरुआत करेंगे, वो करेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन। उतार लिए या उतार रहे हो? ओके, टाइप्स ऑफ नाउन। शुरुआत करते हैं एक साधारण से क्वेश्चन से कि टिक द करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ टाइप ऑफ नाउन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन है जो नाउन का टाइप नहीं है, ठीक है। आपको बताना है वो टाइप। फर्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट, 2 नंबर पे है कलेक्टिव, 3 नंबर पर है पर्सनल, 4 नंबर पर है प्रॉपर। सीधा सा क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन जो है वो नाउन का टाइप नहीं है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं भाववाचक संज्ञा, तो ये तो एक टाइप है। कलेक्टिव नाउन होते हैं समूहवाचक संज्ञा, ये भी अपने आप में नाउन का एक टाइप है। प्रॉपर नाउन होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये भी अपने आप में नाउन का एक टाइप है। पर्सनल जो टाइप होता है ना, पर्सनल, ये होते हैं प्रोनाउन। क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो आपका एग्जैक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर। सर जो पर्सनल लिखा हुआ वर्ड है ये अपने आप में टाइप किसका है? प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम का टाइप है, इसलिए ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साधारण सा तो इसी तरीके से पूछा जाता है। तो आपको ये जो टाइप्स करवाई जाएंगे अब इनके नाम आपको याद रहने ज़रूरी है। ठीक है, तो कितने टाइप के नाउन होते हैं? वेरी गुड, 5 टाइप के नाउन होते हैं। फटाफट लिखना शुरू कर दीजिए। 1 नंबर होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बिल्कुल बेसिक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको बोल दिया जाता है हिंदी में। 2 नंबर पे आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसको बोला जाता है जी जातिवाचक संज्ञा। 3 नंबर पे आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन
समूहवाचक संज्ञा। शाबाश। 4 नंबर पे आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन ये होता द्रव्यवाचक संज्ञा, या इसको बोल सकते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। और जो 5th होता है, 5वां होता है, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में कहलाती है भाववाचक संज्ञा। तो ये टोटल अपने आप भी 5 टाइप के होते हैं, पांचों के आपको नाम याद रखने हैं। छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा नाउन का टाइप है या कौन सा नहीं है। तो इनमें से एक देगा, नहीं है तो इनमें से 3 देके चौथा पूछ लेगा। ठीक है, तो ये याद रहनी चाहिए आपको। रह जाएंगे, साधारण है, सिंपल है, हो जाएंगे। आज सिर्फ एक ही कर पाएंगे। कौन सा करेंगे? प्रॉपर नाउन। ओके, तो हेडिंग डालिए 1 नंबर प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, कहते किसे हैं पहले तो वो जान लेते हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहेंगे। चलने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल और किया जाए अपना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल और करते हैं। मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, ठीक है। प्रॉपर नाउन होता है ना, वो पर्टिकुलर नेम होते हैं। पहले बता देता हूं मैं आपको। पार्टिकुलर नेम, जिस भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के अपने खुद के नाम होते हैं, जो उसकी आइडेंटिटी होती हैं, पर्टिकुलर जो होती है वो ही क्या होंगे? पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन होंगे। ठीक है, कुछ वर्ड्स लिखते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा राम, काउ, शुगर, हरी, जियो, ओप्पो, फोन, पेन, शैलो, प्लास्टिक, प्लास्टिक। फिर लिखते हैं बुक, फिर लिखते हैं गीता, फिर लिखते हैं दिल्ली, फिर लिखते हैं सिटी। बताइए आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो एक पर्टिकुलर है, प्रॉपर है? राम है, ये एक व्यक्ति का खुद का अपना पर्टिकुलर नेम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। ओके, 2 नंबर पर है काउ, गाय। ये नहीं है, क्योंकि जितनी भी गाय हैं सबको क्या बोलेंगे? काउ ही बोलेंगे। तो किसी का पर्टिकुलर तो नहीं है। जानवरों के कभी नाम नहीं होते हैं, जानवरों के कभी नेम नहीं होते हैं, उनकी जातियां होती हैं। ओके, तो काउ अपने आप में कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन भी नहीं है। शुगर, ये एक पदार्थ है, इसलिए ये अपने आप में क्या है? मटेरियल नाउन है। ओके, हरी, ये एक इंसान का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। जियो, एक कंपनी का प्रॉपर नाम है, इसलिए ये भी है। ओप्पो, एक वस्तु का प्रॉपर नाम है, इसलिए ये भी आपका एक प्रॉपर नाउन है। फ़ोन, जितने भी फ़ोन है सबको क्या बोला जाता है? फ़ोन ही बोलेंगे, तो ये कोई प्रॉपर नाम नहीं है। जितने भी पेन हैं सबको क्या बोलेंगे? पेन ही बोलेंगे। शैलो, एक कंपनी का नाम है, इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन है। प्लास्टिक एक पदार्थ है, ये मटेरियल नाउन में आता है। बुक, जितनी भी किताबें हैं सबको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बुक ही बोलते हैं, इसलिए ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। गीता, ये एक पर्टिकुलर नेम है। दिल्ली एक स्थान का पर्टिकुलर नाम है, इसलिए भी ये भी है। जितने भी शहर हैं सबको सिटी ही बोला जाता है, तो ये कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। तो जिन पर टिक लगे हुए हैं वो सब अपने आप में पर्टिकुलर क्या है? नाम है, और इसीलिए इनको क्या कहा जाएगा?
प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। ओके, उतार लीजिए सारा एग्जाम्पल के साथ फटाफट। ओके, तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नाउन का पार्ट भी चलेगा, सेशन चलेगा अभी और कुछ दिन और लगेंगे इसको, जहाँ तक हो गया वहाँ तक अपनी प्रैक्टिस करेंगे, जारी रखेंगे। ओके, मिलते हैं।